तो मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्राइम स्टोरी वर्ल्ड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की। वैसे तो नटवर लाल के किस्से लगभग सभी ने सुने होंगे, मगर आज हम आपको नटवर लाल की पूरी जीवनी विस्तार से बताएंगे। नटवर लाल, जो कि बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में रहने वाला एक आम लड़का था। अगर आज आप नटवर लाल के गांव जीरादेई जाते हैं और वहाँ पूछेंगे नटवर लाल कौन है, तो वहाँ आपको यही बताया जाएगा कि नटवर लाल हमारे लिए तो भगवान था। और इसके गांव में आप नटवर लाल को नटवर लाल नहीं बोल सकते, या तो फिर मिस्टर नटवर लाल बोलिए या मिथिलेश बाबू कहकर बुलाइए। नटवर लाल की इज्जत गांव वालों के मन में बहुत थी, क्योंकि नटवर लाल अपने गांव वालों के लिए एक भगवान की तरह था। अपने गांव की सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता और सभी को रुपए पैसे देता और सबकी मदद करता। नटवर लाल के पिता रेलवे में एक कर्मचारी थे। नटवर लाल के गांव वाले आज भी उसे बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि वह अपने गांव के लिए सब कुछ करता था। गांव में उसकी छवि रॉबिन हुड वाली थी। आज से 30 साल पहले नटवर लाल अपने गांव लास्ट बार गया था। उसके बाद नटवर लाल को किसी ने नहीं देखा। जब आखिरी बार नटवर लाल अपने गांव गया था तो उसने सारे गांव की दावत की और सभी को 100-100 रुपए दिए, और उसके बाद वह अपने गांव से चला गया। इसके बाद वह लौटकर कभी अपने गांव नहीं आया। नटवर लाल बहुत शातिर अपराधी था। उसे जब कानपुर जेल से ट्रेन द्वारा दिल्ली उसके पैरों के इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, तब नटवर लाल के पैरों में कुछ दिक्कत थी, जिससे नटवर लाल खड़ा नहीं हो सकता था। नटवर लाल, जो कि उस समय 84 वर्ष का था, इसलिए पुलिस वालों ने सोचा कि या तो चल भी नहीं सकता और भागेगा क्या। इसलिए उसके साथ 3 पुलिस वाले थे, जो कि दिल्ली स्टेशन पर उसके साथ थे। दिल्ली स्टेशन पर एक पुलिस वाला चाय लेने चला गया, एक पुलिस वाला अपने काम में एम्बुलेंस बुलाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, और तीसरा पुलिस वाला यही सोचने लगा कि इसके तो पैर काम ही नहीं करते, तो ये क्या भागेगा। इसके बाद नटवर लाल ने कहा मुझे चाय पीनी है, तो एक पुलिस वाला चाय लेने के लिए गया। अब वो अकेला कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके बाद जब पुलिस वाले कुछ देर बाद वापस आए तो पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो आदमी लगभग 6 महीने से चल भी नहीं पा रहा था, वह भाग कैसे गया। हाँ, वो कस्टडी से भाग गया। नटवर लाल के जुर्मों की शुरुआत तब से हुई जब वह मैट्रिक कर रहा था। मैट्रिक में फेल होने के बाद जब पिता ने उसे खूब डांटा, तो नटवर लाल ने दोबारा मन लगाकर खूब पढ़ाई की, और मैट्रिक पास होने के बाद उसने LLB कर ली। LLB डिग्री लेने के बाद वह वकालत करने लगा और वकील भी बन गया। वकालत करने के बाद वह अपने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। एक बार उसके पड़ोसी ने एक बैंक ड्राफ्ट उसे बैंक में जमा करने के लिए दिया। पड़ोसी के बैंक ड्राफ्ट पर करे हुए दस्तखत देखकर
नटवरलाल ने हूबहू उसके दस्तखत करके अपने ही पड़ोसी के खाते से हजारों रुपए निकाल लिए। लेकिन जब वह पड़ोसी बैंक गया तब पता चला कि जिस लड़के को उन्होंने भेजा था उसी ने ही चेक से सारे रुपए निकाले हैं। इस कांड के बाद जब नटवरलाल के पिता से शिकायत करी गई तब नटवरलाल के पिता ने नटवरलाल को बहुत पीटा और नटवरलाल वहां से दुखी होकर अपना गांव छोड़कर कोलकाता भाग गया। कलकत्ता भागने के बाद वह अपने आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए था और वहां भी कई बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाने में एक सेठ का लड़का भी था जिसको वह ट्यूशन पढ़ाता था। सेठ के लड़के को ट्यूशन तो पढ़ाता था, लेकिन जब वह खुद भी पढ़ाई कर रहा था, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो उसने सेठ से कुछ रुपए मांगे अपनी परीक्षा के लिए, लेकिन सेठ ने उसे मना कर दिया। और इसी खुन्नस में आकर नटवरलाल ने सेठ को उसके कपास के धंधे में लगभग 5000 का चूना लगाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। नटवरलाल किसी से भी डरता नहीं था और वह किसी के भी दस्तखत बड़ी आराम से हूबहू कॉपी कर लेता था। नटवरलाल अंग्रेजी फर्राटेदार बोलता था और तेज दिमाग भी था, इसलिए नटवरलाल ने अपने जीवन की सारी ठगी लगभग दस्तखत से की। दस्तखत से जुड़े हुए दस्तावेज जैसे कि चेक, ड्राफ्ट और जमीन के कागजों द्वारा ही की। किसी की जमीन वह भी किसी को भी बेच देता था। उस वैसे तो नटवरलाल के काफी किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ जब नारायण दत्त फाइनेंस मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो उसने कनॉट प्लेस की एक घड़ी की दुकान में जाकर कहा, मुझे मिनिस्टर साहब ने, मुझे नारायण दत्त फाइनेंस मिनिस्टर ने भेजा है और कल प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है जिसमें लगभग 60 घड़ियां बांटने के लिए जानी है। और वह दुकान वालों से कहता है कि कल आप इस घड़ी की डिलीवरी मिनिस्टर कार्यालय के बाहर करा देंगे। तो दुकानदार कहता है, हाँ क्यों नहीं, करा देंगे। इस दुकानदार के पास वह मिनिस्टर का पीए बनकर गया था। अगले दिन जब वह मिनिस्टर ऑफिस के बाहर मिला तो उसने 60 घड़ियां अपने हाथ में ली और लगभग 80,000 का चेक उस दुकानदार को दे दिया। लेकिन जब अगले दिन दुकानदार ने बैंक में जाकर वह चेक जमा किया तब पता चला कि यह तो फर्जी है। इसके बाद जब दुकानदार इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो रिपोर्ट तो नहीं दर्ज हुई, क्योंकि मामला सरकार का था। अगर यह बात किसी को पता चल जाती कि किसी व्यक्ति ने मिनिस्टर हाउस में ही चूना लगा दिया तो काफी बदनामी हो सकती थी, इसलिए इस मामले को वहीं पर दबा दिया गया। नटवरलाल ने देश के कई बड़े बड़े पैसों वालों को भी ठगा। कई बार वह एनजीओ वाला बनकर जाता, कई बार वह मिनिस्टर का पीए बनकर जाता, कई बार वह सरकारी मुलाजिम बनकर जाता और बड़े बड़े लोगों को जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, धीरूभाई अंबानी को भी कई बार उसने ठगा। वैसे तो नटवरलाल के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो कोई कभी भूल नहीं सकता। जैसे कि उसने अंग्रेजों के हाथ 3 बार आगरा का ताजमहल बेच डाला और 2 बार लाल किला भी बेचा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के दस्तखत करके उसने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन भी बेच डाला। जिस समय उसने संसद भवन बेचा उस समय संसद भवन में
लगभग 60-70 मंत्री बैठकर सभा ले रहे थे, लेकिन तब भी उसने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बेच डाला। ज्यादातर अंग्रेजों के हाथ में ही वह यह सब बेचता था। नटवरलाल अपनी ठगी के जीवन में 100 से 150 तक मुकदमे दर्ज कराए, लेकिन नटवरलाल को किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसमें केवल 9 मामलों में सुनवाई हुई थी, जिसमें कि एक बार वो जमानत पर बाहर आया और 8 बार वह जेल से फरार हो गया। एक बार जमानत पर बाहर आकर उसने यह दिखाया कि वह एक सही नागरिक है, लेकिन अगली बार 8 बार वह जेल से फरार ही हो गया। कई बार वह पुलिस के हाथ से निकल गया। 9 मामलों में नटवरलाल को लगभग 100 साल की सजा हो गई थी, लेकिन नटवरलाल पुलिस वालों की नजरों में धूल झोंककर किसी न किसी तरह से फरार हो जाता। एक बार की बात है, जब नटवरलाल लखनऊ की जेल में बंद था, तो उसकी पत्नी ने उसे खत लिखा कि आप कब आएंगे, हमारे खेत में ना जुताई हुई है, ना कुछ हुआ है, ना फसल हो रही है, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसकी बीवी हर महीने उसको खत लिखती, लेकिन नटवरलाल उसका कोई भी जवाब नहीं देता था। चूंकि जेल में जो चिट्ठियां आती हैं या जेल से बाहर जो चिट्ठियां जाती हैं, वह सेंसर होने के बाद ही कैदी के पास या कैदी के घर वालों के पास जाती हैं। इसलिए जो भी चिट्ठी आती थी, नटवरलाल के जेलर उसे सबसे पहले पढ़ते थे, क्योंकि देखते थे कि नटवरलाल ने इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा कि वह जेल से भागने की साजिश तो नहीं कर रहा। लेकिन जब कई बार खत लिखने के बाद नटवरलाल ने अपनी पत्नी को जवाब नहीं दिया, तब जेलर साहब खुद चिट्ठी लेकर गए और कहने लगे, तुम अपनी पत्नी को उसके खत का जवाब क्यों नहीं देते हो। तब नटवरलाल ने कहा, ठीक है जेलर साहब, मैं आपकी बात को मानकर अपनी बीवी को आज जवाब लिख के दे रहा। इसके बाद नटवरलाल की पत्नी को उसने जवाब में लिखा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हमारे खेत में वहाँ पे एक ऐसी चिन्हित जगह बताई, वहाँ पे एक घड़ा गड़ा है, उसी में कुछ सोने के सिक्के और जेवरात हैं, उनको निकाल कर तब तक तुम घर का खर्च चलाओ, उसके बाद मैं खुद आकर सब कुछ संभाल लूंगा। यह चिट्ठी जब जेलर साहब ने पढ़ी तो वह बहुत गदगद हो गए कि चलो कुछ तो चोरी का माल बरामद ही होगा। इसके बाद कई पुलिस वाले वहां नटवरलाल के खेत में पहुंचकर पूरा खेत खोद डाला और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद पुलिस वहां से चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद नटवरलाल की पत्नी का फिर से खत आता है और उसमें लिखा था, जेलर साहब धन्यवाद, आपने हमारे खेत की जुताई कर दी और इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। यह चिट्ठी लेकर जब जेलर साहब नटवरलाल के पास पहुंचे तब पूछा, यह सब है क्या। तो नटवरलाल ने कहा, देखिए जेलर साहब, आप ही ने जिद करी थी कि तुम अपनी बीवी को कुछ जवाब क्यों नहीं देते, इसलिए मैंने जवाब में आप ही के कहने पर यह जवाब दिया था। उस खत में लिखा था, जेलर साहब धन्यवाद। जेलर साहब यह देखकर काफी तिलमिला गए और नटवरलाल से पूछा, आखिर यह है क्या। तो नटवरलाल ने कहा, आप ही ने हमारी मदद कर दी, जाने अनजाने ही सही, मगर आपने हमारी मदद तो करी है। यह किस्सा काफी प्रसिद्ध हुआ था। नटवरलाल जेल में बैठे बैठे ही उसने अपने खेत की जुताई पुलिस वालों से करा दी। इस प्रकार का दिमागी व्यक्ति था नटवरलाल। इसी तरह एक बार जब नटवरलाल कानपुर की जेल में बंद था, तब उसने पेशी पर
पेशी पर ले जाया जा रहा था, तब लगभग उसे इंडिया के सारे न्यायाधीश जज लोग उसको शक्ल से पहचानते थे। तो जब कानपुर पेशी में वह पहुंचा तो वहां के जज साहब ने पूछा कि मिथिलेश बाबू, आप यह सब कर कैसे लेते हैं? तब नटवरलाल ने कहा, ठीक है जज साहब, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मैं यह सब करता कैसे हूँ। तब नटवरलाल ने कहा, जज साहब आपकी जेब में 1 रुपया पड़ा है? तो जज साहब ने कहा, हाँ पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा है? तो उसने कहा, ठीक है आप 1 रुपया मुझे दीजिए। इसके बाद जज साहब ने 1 रुपया नटवरलाल को दिया और नटवरलाल ने वह रुपया लेकर अपनी जेब में रख लिया और कहा, जिस तरह आपने मुझे यह 1 रुपया दिया है उसी प्रकार मुझे सभी लोग अपने आप ही रुपया दे देते हैं। जैसे ही मैं उनसे मांगता हूँ वैसे ही वो मुझे अपना रुपया दे देते हैं। अब या तो नहीं कह सकते आप कि मैंने आपका रुपया चुराया है या आपका रुपया आपकी मर्जी के बगैर छीना है। यह रुपया आपने खुद मुझे दिया है। नटवरलाल के नाम पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें अभिनय अमिताभ बच्चन ने किया था। लेकिन जब जेल के कैदी नटवरलाल से पूछते कि तुमने अपने नाम की फिल्म देखी है क्या, तब नटवरलाल यही कहता, जब असली हीरो मैं हूँ तो मुझे फिल्म देखने की क्या जरूरत है। इसमें उसने ये भी कहा था कि यह कहानी मेरी है और मैं फिल्म के डायरेक्टर पर केस कर दूंगा, मगर वह जेल में था इसलिए वह केस नहीं कर पाया और वह बात ऐसे ही हो गई। तो चलिए दोस्तों, यह थी नटवरलाल की कहानी। आपको कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आने वाली कहानियों में आपको कौन सी कहानी सुननी है क्राइम की आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद।